वीडियो देखने के बाद श्रेया को जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैलाश की बेटी होने की कीमत नन्ही सी पिंकी को चुकानी पड़ रही थी। श्रेया फटी हुई आंखों से टेबल पर पड़े मोबाइल की ओर देखने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि श्रेया रोना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में आंसू जम चुके थे। तभी आकाश की मां चारू ने अपना मोबाइल अपने हाथ में लेते हुए श्रेया की ओर देखकर कहा, अब पता चला कि बच्ची के फ्यूचर को क्यों खतरा है, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। स्पेशल डिपार्टमेंट ने तुम्हारे बाप को हिरासत में लिया है और आज इतने दिन हो गए मगर अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। इसका मतलब साफ है कि उनका जुर्म काफी संगीन है और काफी लंबी सजा काटने वाले हैं वो। ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट में अपने किसी दोस्त को मिलने गए हो तो चाय पीकर वापस आ जाएंगे। पास खड़ी अनिका नन्ही सी पिंकी का वीडियो देखकर काफी हैरान थी, मगर वो ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश बहुत जल्द स्पेशल डिपार्टमेंट की हिरासत से छूटने वाले थे। वो दरअसल स्पेशल डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेंट थे, मगर जब तक ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो जाती, अनिका ये बात किसी से कह नहीं सकती थी। इसलिए ये जानते हुए भी कि श्रेया की सास कैलाश के बारे में गलत बात कह रही थी, अनिका चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। श्रेया ने तेज सांसें लेते हुए आकाश का कोट कस के पकड़ लिया और रोती हुई आवाज में आकाश से कहा, आकाश, पिंकी के साथ कोई बच्चा खेलना नहीं चाहता। इस तरह तो हमारी बच्ची के मन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आकाश, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरी बच्ची पिंकी को ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। आकाश ने श्रेया को सहारा देकर पास वाली चेयर पर बिठाया और फिर अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर आकाश ने एक वीडियो चला दी। दरअसल जो वीडियो चारू ने अभी अभी दिखाई थी वो वीडियो अधूरी थी। आकाश के पास जो वीडियो मौजूद थी वो उसी वीडियो का अगला हिस्सा था, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि जब पिंकी रोते हुए अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसके साथ खेले तो सारे फ्रेंड्स पहले तो पिंकी को धकेलकर उससे दूर हो जाते हैं। तभी नन्हा सा आर्यन पिंकी के पास आता है और पिंकी का एक हाथ पकड़कर बाकी बच्चों से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हें लगता है कि पिंकी जिसके साथ तुम इतने सालों तक खेले हो, पढ़े हो, वो तुम्हें मार सकती है कभी? तुमने ऐसा सुना है कि पिंकी ने कभी किसी के साथ झगड़ा भी किया हो? जिस पिंकी की कल तक तुम लोग इतनी तारीफ कर रहे थे, वो पिंकी अचानक आज तुम्हारे लिए खतरनाक कैसे हो गई? बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, मगर जो बात गलत है उसके सामने बच्चों को भी बोलना चाहिए। गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। ये बात हमें हमारे बड़ों ने सिखाई है। और हमेशा सच के साथ खड़ा रहना चाहिए, ये भी हमने अपने बड़ों से सीखा है। क्या पिंकी को देखकर तुम्हें लगता है कि पिंकी गलत है? और अगर वो सही है तो हम सबको उसी के साथ खड़े रहना चाहिए। नन्हे से आर्यन की बातें सुनकर सारे बच्चे हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हाल ही में पिंकी की डांसिंग स्किल्स देखकर कई बच्चे पिंकी के पास डांस सीखना चाहते थे। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि वो जिस पिंकी को खतरनाक समझ रहे थे, दरअसल वो पिंकी तो एक नाजुक गुड़िया जैसी थी। वो कैसे उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकती थी? सारे बच्चे अपना सर झुकाकर एक के बाद एक पिंकी के पास आकर कहने लगे, हमें माफ कर देना पिंकी। हमें लगा था कि शायद तुम हम सबको गोली मार दोगी, मगर फिर आर्यन की बातें सुनकर हमें इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारे पास तो गन ही नहीं है। तुम तो कभी खिलौने की गन के साथ भी नहीं खेलती, फिर हमें कैसे मारोगी? तुम हमारी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। ये कहते हुए बाकी बच्चे पिंकी के आसपास खड़े हो गए। तभी एक बच्चे ने पिंकी से कहा, पिंकी, तुम मुझे डांस सिखाना। इस बात पर दूसरा बच्चा कहने लगा, नहीं, पिंकी पहले मुझे डांस सिखाएगी। देखते ही देखते सारे बच्चे जो पिंकी से दूर भाग रहे थे वो पिंकी के पास आने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तभी आर्यन ने सबको शांत करते हुए पिंकी से कहा, एक काम करो पिंकी, तुम एक साथ सबको डांस सिखाओ। ये कहकर आर्यन ने अपनी मोबाइल पर म्यूजिक बजाना शुरू किया। कुछ ही देर में पिंकी बाकी बच्चों के साथ डांस करने लगी।
ये सब कुछ वीडियो में देखने के बाद आकाश ने श्रेया से कहा, ये पूरा सच है। इन लोगों ने हमें जो दिखाया वो इसी वीडियो का आधा हिस्सा था। आकाश अच्छी तरह से जानता था पिंकी के साथ स्कूल में क्या हुआ था और स्कूल में रखे गए सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के जरिए आकाश को सारी बातों की सच्चाई भी पहले ही पता चल चुकी थी। मगर आकाश ये बात से हैरान था कि आखिर स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज उसके माँ बाप के हाथ कैसे लगी थी। आकाश ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आप लोगों को ये सीसीटीवी फुटेज कहां से मिली? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों की सीसीटीवी फुटेज उनके पेरेंट्स के अलावा किसी को ना दी जाए। आपने ये फुटेज स्कूल से चुराई है ताकि आप लोग हमें ये दिखाकर इमोशनली ब्लैकमेल कर सको। आकाश की बात सुनकर चारू और अनुपम हैरान हो गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि आकाश इतनी जल्दी उनके इस झूठ से पर्दा उठा देगा। मगर किसी तरह बात बनाते हुए करण के पास जाकर अनुपम ने कहा, हो सकता है कि हमें गलत वीडियो फुटेज मिली हो, मगर तुम ही बताओ करण, इस तरह का वीडियो देखकर दादा दादी के दिल पर क्या गुजरेगी? हम भी पिंकी की भलाई चाहते हैं, इसलिए इस तरह का वीडियो देखकर हमें घबराहट हुई। पिंकी के भविष्य को लेकर हम काफी परेशान हो गए। अपने पिता की बात सुनकर आकाश ने कड़क आवाज में जवाब देते हुए कहा, पिंकी की फिक्र करने के लिए उसके माँ बाप अभी मौजूद हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आप चाहें तो भी पिंकी की कस्टडी अपने पास नहीं ले सकते। दुनिया की कोई भी अदालत हमारी बच्ची को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती। आकाश की इस बात पर पलटकर जवाब देते हुए आकाश की माँ चारू ने कहा, तो क्या तुम अब ये कहना चाहते हो कि तुम अपने ही माँ बाप के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? हमसे हमारा बेटा तो पहले ही छिन गया है, मगर अब हमारी पोती को भी हमसे छीनना चाहते हो? ठीक है, हमसे भूल हुई, हमने आधा ही वीडियो देखा, मगर क्या पिंकी के दादा दादी होने के नाते हमारा पिंकी के ऊपर कोई हक नहीं बनता? तुमने जो कदम उठाया है उससे न सिर्फ गुलेरिया परिवार पर बल्कि नन्ही से पिंकी के भविष्य पर भी गहरा असर होने वाला है। हमें सिर्फ पिंकी की नहीं बल्कि तुम्हारी भी चिंता है, मगर हम जानते हैं कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो और इससे दूर नहीं रह सकते। अपने दिल पर पत्थर रखकर हम अपने बेटे को तो भूल ही चुके हैं, मगर पोती को कैसे भूल जाएं? क्या माँ बाप होने के नाते अपने बेटे की फिक्र करना भी हम छोड़ दें? क्या अपनी पोती के भविष्य के बारे में सोचना भी छोड़ दें? बताओ, क्या गलत किया हमने? अगर हमें हमारे बेटे को होने वाली तकलीफों से चोट पहुंचती है तो, हमारी पोती को होने वाली तकलीफ से हमें तकलीफ होती है तो। करण वहीं चेयर पर बैठे हुए अपने भाई भाभी की सारी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सोचते हुए करण ने अनुपम की ओर देखते हुए कहा, भैया, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दे सकते हैं? ये वीडियो आपके पास कहां से आया और आधा वीडियो देखकर हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने का क्या मतलब था? करण के सवाल पर अनुपम और चारू दोनों बस खामोश एक दूसरे को देखते रहे। दोनों यही सोच रहे थे कि शायद दोनों में से किसी को इस सवाल का जवाब सूझेगा, मगर कुछ देर बाद दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी करण ने अपनी व्हील चेयर आकाश की ओर आगे बढ़ाते हुए अनुपम से कहा, भैया, आज मैंने एक फैसला किया है। करण की बात ध्यान से सभी लोग सुनने लगे। करण के फैसले का ये मतलब होता था कि आज के बाद पूरे गुलेरिया परिवार को वही बात माननी होगी। करण का फैसला गुलेरिया परिवार के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह होता था। ना चाहते हुए भी सभी को उसे फॉलो करना था। करण ने अपने एक हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए आकाश की ओर देखकर कहा, आज से आकाश आपका बेटा नहीं है। आपको आकाश के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और आकाश की निजी जिंदगी से भी आपको दूर रहना होगा। करण ने ये बात बड़े ही कड़क शब्दों में कही थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके चारों ने सबके सामने कहा, आप चाहे हमें कितना भी दूर भेज दें हमारे बेटे से, मगर इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि हम ही आकाश के माँ बाप हैं। करण ने चारू की आंखों में आंखें डालकर ऊंची और तेज आवाज में कहा, मगर आज से आकाश मेरा बेटा है। मैं आकाश को गोद ले रहा हूं। आज के बाद कानूनी तौर पर आकाश करण गुलेरिया का बेटा कहलाया जाएगा।
आप लोगों का आकाश पर कोई अधिकार नहीं होगा। करण की बात सुनते ही गुलेरिया हाउस में जैसे भूचाल आ गया था। सभी लोग हैरानी से करण की ओर देखने लगे। करण को पहले भी कई बार लोगों ने कहा था कि वो आकाश को गोद ले ले और कानूनी तौर पर उसे अपना बेटा बना ले, मगर करण ने स्वाति मल्होत्रा के चले जाने के बाद एक बेटी गोद ले ली थी और वो उस बेटी को हमेशा ही ये एहसास दिलाना चाहते थे कि गुलेरिया परिवार में उसका हक बांटने वाला कोई नहीं था। वो आकाश से बेहद प्यार करते थे, मगर उन्होंने आकाश को गोद लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आखिर आकाश उनका भतीजा था। आकाश के साथ करण का खून का रिश्ता था। जब आकाश 7-8 साल का था, तब से लेकर अब तक करण ने आकाश के लिए मनी मन कई सारी प्लानिंग कर ली थी। करण ने ये सोच लिया था कि जैसे ही आकाश बिजनेस संभालने के लायक हो जाएगा, वो आकाश को ही अपना वारिस बनाएंगे। जब आकाश छोटा था और उसे एक बाप के प्यार की जरूरत थी, तो वो कमी हमेशा करण ने पूरी की थी। बचपन में एक बार खुद आकाश ने करण से पूछा था कि क्या वो उसके चाचा हैं या पापा। नन्ही से आकाश को जवाब देते हुए करण ने समझाया था कि हालांकि आकाश करण का भतीजा था, मगर वो उसे प्यार अपनी सगे बेटे की तरह करते थे। कई बार आकाश को यह भी लगा था कि करण उसे सिर्फ इसीलिए गोद नहीं ले रहे थे क्योंकि वो आकाश को वो हक नहीं देना चाहते थे जो हक एक बेटे के होते हैं। अपना चेहरा आकाश की ओर करते हुए करण ने आकाश से पूछा, क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे? करण की बात कानों पर पड़ते ही आकाश की आंखों से आंसू छलकने लगे। आकाश ने कहीं ना कहीं बचपन से लेकर आज तक इस दिन का इंतजार किया था। करण ने अपनी सारी दौलत, सारा कारोबार आकाश के नाम पर कर दिया था, मगर एक चीज थी जिसके लिए आकाश पूरी जिंदगी तरसता रहा। वो था करण का बेटा कहलाने का हक। करण की व्हीलचेयर के ठीक बगल में घुटनों के बल बैठते हुए आकाश ने करण से कहा, जी करण अंकल, मैं खुशी खुशी ये संबंध स्वीकार करता हूं। करण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अभी भी अंकल कह रहे हो? आकाश के लिए ये पल बेहद मुश्किल था। जो शब्द सालों से उसके गले में अटका हुआ था, आज मौका आने के बाद जबान पर आने के लिए उसे काफी वक्त लग रहा था। तभी श्रेया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए ये पल बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल किसी सपने के साकार होने जैसा है, मगर आज से तुम्हें उसी रिश्ते से बुलाना होगा जो रिश्ता कई सालों पहले तुम्हारे बीच बन चुका था। आकाश ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी शरीर की सारी ताकत इकट्ठा करते हुए करण के पांव को पकड़कर कहा, पापा। ये शब्द सुनने के बाद करण की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आकाश फूट फूट कर अपना सर करण के पांव पर रखकर रोने लगा। करण ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, वकील को कह दो लीगल पेपर बनवाए। मैं कानूनी तौर पर आकाश को गोद लेना चाहता हूं।